सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। कपिल भाई, आपसे एक बात कहनी है। जी सर। महाभारत ने हम सबके सारे सपने पूरे किए और आज एक सपना बाकी था आपका, कि आप महाभारत वालों से मिलो, वो भी पूरा हो गया। और ये हमने 30 साल पहले सोच लिया कि हम कपिल के शो में आएंगे। मुझे सवाल पूछने लायक छोड़ा ही नहीं अभी। अच्छा पुनीत सर, आप कंफर्टेबल है ना? चारपाई लगा दें। अच्छा, पर सर आज आपको देख के सच में इतनी खुशी हो रही है। उस समय जब हम महाभारत देखते थे, आप वैसे ही रियल लाइफ में इतने लंबे चौड़े हैं, और ऊपर से जब इनको मुकुट में देखते थे, हम कॉस्ट्यूम में देखते थे ना, लगता था कि हम महाभारत काल में पहुंच गए हैं। आज ये नॉर्मल कॉस्ट्यूम में है ना, बड़े प्यारे लग रहे हैं सर आप चारों। जोरदार तालियां। लेकिन आज अर्चना जी वाकई बड़ा ऐतिहासिक दिन है। महाभारत को हम लोग टीवी पे देखते रहे आज से 35 साल पहले, आज उसके सारे किरदार यहाँ पे मौजूद है। एक सर्वे के मुताबिक अर्चना जी, आपको मालूम है कि जब महाभारत आता था तो 92% टीवी सेट्स पे महाभारत देखा जाता था। कितनी बड़ी बात है, जोरदार तालियां बनती हैं। मतलब ऑडियंस के दिलों दिमाग में ऐसा छाया है महाभारत सर, आज तक हमें सारे सीन्स याद हैं, सारी लड़ाइयां, सारे वाक्य याद हैं। अच्छा, महाभारत का अगर जिक्र करें और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा महाभारत सीरियल में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले दमदार अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर मिस्टर नीतीश भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है नीतीश सर। प्लीज सर विराजमान हो जाइए। हमने सुना था कि महाभारत में जो भगवान कृष्ण ने, उन्होंने सिंधु नरेश को हराने में पांडवों की मदद की थी। आप पांडवों के साथ थे, हमारी अर्चना जी के साथ कोई था भी नहीं, फिर भी उन्होंने सिंधु नरेश को उठा दिया यहाँ से। अच्छा, लेकिन अर्चना जी, हम जब भी महाभारत सीरियल को याद करते हैं या हम भगवान कृष्ण का नाम लें तो हमारे सामने नीतीश जी का चेहरा आता है। अगर हम दुर्योधन की बात करें तो पुनीत सर का आता है, युधिष्ठिर की बात करें, अर्जुन की बात करें, मामा शकुनी की बात करें, तो यही चेहरे सामने आते हैं क्योंकि हमने इनको देखा है। गुफी सर, आप तो इसके कास्टिंग डायरेक्टर भी थे जी। तो सर कैसे कास्टिंग का सिलसिला कैसे हुआ, सबकी कास्टिंग कैसे हुई? हमने उन दिनों में करीबन 3500 ऑडिशंस लिए। Oh my God. एंड दिस इज एज अर्लियर एज 1986। 86 में ऑडिशन शुरू हुआ और 88 में रिलीज हुई महाभारत, और 84 से हम प्लानिंग कर रहे थे। दैट मींस 4.5 years वी टुक इन प्लानिंग, और 2-2.5 साल इन इसके कास्टिंग में चले, और ये सब हीरे आपके सामने हैं। क्या बात है, सब उन्हीं में से। कपिल भाई, जिंदगी में शकुनी ने एक ही अच्छा काम किया है, कास्टिंग अच्छी है। एक्चुअली जब महाभारत जैसा सीरियल बने तो कास्टिंग करना वाकई बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और सबसे ज्यादा मुश्किल आती है उस किरदार के लिए एक्टर चुनने में जो महामानव हो और भगवान भी हो, जैसे नीतीश सर का किरदार था भगवान कृष्ण का। ये भी ध्यान रखा गया था कि छोटे से छोटा एक दरबान भी है जी, वो भी अच्छा। वाकई बॉसेस वर नॉट हैप्पी, अगर हम कोई ऑर्डिनरी खड़ा कर देते। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छे कैरेक्टर्स लाएं। बिल्कुल सर, और मैंने देखा सर इतनी डिटेलिंग में काम हुआ है। कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई ना तो घोड़े हरियाणा से लिए थे इन्होंने। मैं मतलब ऐसे सर, लेकिन जब भगवान कृष्ण की कास्टिंग हुई नीतीश जी की, ये कैसे मुलाकात हुई आपकी इनके साथ? नहीं, इनसे मुलाकात मतलब मेरा सवाल ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद कास्टिंग डायरेक्टर थे। चाहते तो आप खुद भी कृष्ण बन सकते थे। तो आपने शकुनी मामा का रोल चुना। सर मैं इतनी गलतफहमियां नहीं पालता। ओहो, नीतीश सर, मेरा एक दोस्त है चंदू, मैंने उसको कहा कि आज ना एक गैग करना है, तो उसमें हमने करोड़पति आदमी का कैरेक्टर करना है। उसने साफ मना कर दिया, कहता मंथली 25,000 से सैलरी के ऊपर वाले आदमी का किरदार मैं कंफर्टेबली नहीं हूँ। मेरा चेहरा ही कहता गरीब है। लेकिन अगर भगवान कृष्ण का रोल करना, इतना जिम्मेदारी का रोल होता है वो, इतना बड़ा किरदार जिसमें इतने सारे शेड्स हों, तो कितनी तैयारी थी सर आपकी? क्या आप उस समय नर्वस भी थे? नहीं, नर्वस तो नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये जो किरदार होते हैं ये कहीं ना कहीं विधि लिखित होता है जी। और इनको ऐसा नहीं होता कि आपको ये किरदार मिल गया और आपने महीने भर में इसकी तैयारी कर ली। अब इसके लिए जितनी सारी आवश्यकताएं थी, स्क्रिप्चर्स का जानना, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी का पढ़ना, ये बचपन से हमारे घर में था। अच्छा, वाह। जो मेरी परवरिश ही वैसी हुई है, हमारा घर का संस्कार ही वैसा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है विधि लिखित के कारण ये मेरी तैयारी
ऊपर वाले ने तभी से करवा ली वाह। कि किसी एक दिन कपिल शर्मा मुझसे ये सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अच्छा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले ये विदुर कर रहे थे अच्छा जी। और 2 दूसरे सिलेक्ट हुए थे जो कि कृष्ण का रोल करने वाले थे। एक पुराने एक्टर थे और एक हमारे युधिष्ठिर जो बैठे हैं, ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर कृष्ण, अच्छा जी। ही वाज विदुर। बट देन लेकिन शकुनी ने अपनी चाल चल दी। नहीं, देन रवि साहब और हमने इनके साथ कुछ एड फिल्में की। उसमें हमको इनका पता लगा कि आंखें भी बड़ी बोलती हैं एंड इज गॉट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत सो गुड। अच्छा। तो फिर That's all. चेंज। क्या ही बात। वाज सो गुड। वेरी तो नीतीश सर, जब आपको सेट पे कोई नीतीश कह के बुलाता था, आप मुड़ते थे या प्रभु कहते तभी मुड़ते थे आप? मैंने एक और- सेट पे रवि जी की एक आदत थी, हाँ। वो जी। कभी किसी को हमारे नामों से नहीं बुलाते थे। हाँ। अच्छा जी। दुर्योधन, शकुनी, इन्हीं नामों से सब चलता था। तो वो दुविधा की परिस्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं हुई। तो सर, एक अर्चना जी का सवाल था। हाँ। इनका ये सवाल था कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप प्रोड्यूसर से चेक मांगने गए हो और उन्होंने कहा हो हमने तो भगवान कृष्ण के मंदिर में चढ़ा दिया, आपको मिला नहीं? अच्छा, अर्जुन सर का नाम बड़ी देर बाद पता चला सर कि आपका नाम फिरोज खान था, लेकिन बाद में अर्जुन के कैरेक्टर में आपको इतना प्यार मिला लोगों का। तो सर, ये लोगों ने इतना प्यार दिया इसलिए आपने यही नाम रख लिया कि आप अर्जुन के कैरेक्टर से इम्प्रेस हो गए थे? नहीं सर, जब मैं इसमें सिलेक्ट हुआ था जी। तो चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया था ऑफिस में। वहाँ डॉक्टर राही मासूम रजा और नरेंद्र शर्मा जी सब बैठे हुए थे। अच्छा जी। उन दिनों एक फिरोज खान प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। जी। तो जब भी मैं कभी उनके पहले भी मैं फिल्मों में काम करता तो मैं किसी को फोन करूं कि जी मैं फिरोज बोल रहा हूँ, तो वो तो बड़े हाँ 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 बोलिए बोलिए बोलिए। सडनली मैं बोलता जी मैं फिरोज खान बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मैं आपके ऑफिस में आना चाहता हूँ। कौन कौन फिरोज? मतलब इस तरह से डेबिकल हो जाता था। आइडेंटिटी प्रॉब्लम कि मैं समझ में नहीं आता था मैं फिरोज कैसे बोलूं। तो जब ये बात वहां निकली तो राय साहब ने कहा कि भाई देखिए आपका सिलेक्शन हुआ है एज अर्जुन, तो क्यों नहीं मियां अर्जुन ही रख दें। मैंने कहा था तो जैसा आप चाहें। क्या बात। इस तरह से मेरा नाम अर्जुन था। और फिर आज मेरी माँ मुझे अर्जुन के नाम से पुकारती है। वाह, क्या बात। अच्छा पुनीत सर, महाभारत से पहले फिल्मों में काफी विलन के रोल किए हैं सर आपने। यही जी। कारण था आपको दुर्योधन का रोल ऑफर किया गया? नहीं जी, सबसे मेरी पहली फिल्म थी कुली। जी। वो किसको आप भूल सब सकती है जानते सर? हैं। हाँ जी। That was the first day, first shot with वाह। अमित जी। आते तोड़फोड़ कर दिया हाँ आपने। जी। उसके बाद क्या था कि जिस तरह के मैं रोल्स चाहता था करना, वो मुझे ऑफर नहीं हो रहे थे। अच्छा जी। तो नेगेटिव, बिकॉज क्या कुली के हादसे के बाद एक इमेज बन गई थी कि पुनीत सर इज अ लाइक 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स और डील डॉल इतना जबरदस्त है, तो इसको एक्शन के रोल्स ही दो। तो मुझे पता चला कि चोपड़ा साहब जो महाभारत बना रहे हैं, तो मैं जब गया मुझे देखते ही कहते हैं वाह, बोलते इसको भीम बना दो। अच्छा। मैं परेशान, बोला यार भीम। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पे दुर्योधन के पात्र के लिए आया हूँ। अच्छा जी। मैंने कहा तो राही साहब थे कि मियाँ हम तुम्हें हीरो बना रहे हैं और तुम विलन बनना चाहते हो। बोला, सर मैंने महाभारत पढ़ा है, मैं जानता हूँ कि दुर्योधन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बिल्कुल। तो उससे मुझे एज एन एक्टर दिखाने को बहुत कुछ मिलेगा, तब मैं उसके लिए ऑडिशन करने को तैयार हूँ। वाह। तो फिर कहा बताइए क्या आपने पढ़ा है। तो मुझे याद है मैंने मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है जयद्रथ वध, जी। मुझे पूरा कंठस्थ याद था। वाह। तो मैंने वो सुनाया उनको, तो उनको बहुत अच्छा लगा और दैट्स हाउ आई वाज कास्टेड फॉर दुर्योधन्स कैरेक्टर। क्या बात है, वाह। पर जैसे सर ने कहा ना कि मैंने महाकाव्य पढ़ के उनको सुनाया तो उन्होंने रोल दे दिया। हाँ जी। आप ना भी पढ़ के सुनाते, डर के ही आदमी दे देता कि भाई जो लेना ले लो आप। अच्छा, महाभारत में जैसे शुद्ध हिंदी का उच्चारण करना पड़ता था और कुछ शब्द जो थे वो तो संस्कृत में भी थे, तो कितना मुश्किल होता था सर? ये मेरा सबसे सवाल है, जो भी मतलब आपको जैसे नीतीश सर ने तो कहा था नहीं, मैंने- सबसे इजी प्रवीण कुमार के लिए था। कैसे? उन्होंने पंजाबी में हिंदी बोल दी। और वही कारण था कि इसको पुनीत को भीम नहीं मिला, क्योंकि इनकी हिंदी बहुत अच्छी है। नहीं, दूसरा क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में हाँ। ये मानना है हाँ। कि हनुमान और भीम ये पंजाबी थे। करेक्ट। हाँ। क्योंकि पहले हाँ दाराजी थे हनुमान, जी। और फिर ये अपना प्रवीण पाजी हमारे बन गए भीम। हाँ, मुझे एक सीन याद आ उनका गया पाजी। ऐतिहासिक सीन है वो जो पूंछ वाला। हाँ हाँ, हाँ वो उसका मैं सुनाता हूँ। जी। दैट सीन वाज डायरेक्टेड बाय मी। अच्छा अच्छा। जी। तो एक छोटी सी झरना सा बह रहा था, उसके बगल में हम शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में। तो ये हनुमान जी हैं, उनकी पूंछ जो है पूरी इधर
फैली हुई है वो दारा सिंह जी थे। जी। और इधर भीम आते हैं तो अब दोनों पंजाबी। मैं कहूँ एक्शन तो बोलते हैं जी ओ बांद्रा पूछ टा। बांद्रा वो कहते मैं नहीं ढाऊंगा तू ढा ले। वो कहते पूछ ढा, मैं कहते पूछ ढा, कहते मैं नहीं हटाऊंगा तेरे में हिम्मत है तो तू हटा ले। वो कहता है ओ सी मनु जी हूं ना अनुमान होया कि आप हनुमान हैं। ऐसा करके वो फिर डब होया, बड़ा ब्यूटीफुल सीन है। अच्छा वाह क्या बात है। हम तो डबिंग वाला सुन के भी मजे ले रहे थे क्योंकि जब करना हे वानर कृपया अपनी पूंछ हटाएं तो कहते अगर तुमसे हटती तो हटा लो। तो हम तो उसी में मजा ले रहे थे। मेरे को अब बताया ना कि पंजाबी में बोल दिया था उन्होंने। वाह क्या बात है, कितने मजेदार किस्से हैं। अच्छा दर्शकों को पता ही है लेकिन मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि नीतीश सर ने पहले चक्रव्यूह प्ले में श्री कृष्ण का रोल किया, फिर महाभारत में श्री कृष्ण का रोल किया। एक फिल्म आई थी महाभारत और बार्बरिक, तो उसमें भी ये कृष्ण बने। B.R. चोपड़ा साहब के सीरियल विष्णु पुराण में विष्णु का रोल भी किया। सर आपने इतने भगवानों के रोल किए हैं तो जब कोई आपको नमस्ते करता है तो आप नमस्ते करते हैं कि आपका आशीर्वाद निकल जाता है? वो गलत हाथ से दे रहे हो। ओह हाँ। डिटेलिंग। रिपोर्टिंग। सर वो अभी भी रोल में है, वो अभी भी रोल पे ही है। एक बार कपिल बताता हूँ, अर्चना जी, अर्जुन वो विराट रूप, अरे नहीं, कृष्ण जी विराट रूप अपना बता रहे हैं। हाँ। और पूरे सारे रिफ्लेक्टर्स और लाइट्स और यू नो एवरीथिंग बहुत ब्राइट और सूरज एकदम ऊपर। तो ये बोलता है प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी और आंखें पूरी बंद थी। सर आप बताइए इतने सारे रिफ्लेक्टर आंख पे मारा हुआ है और इतने सारे HMIs है और वो कितने आगे खोलूं मैं? और रवि साहब कहते हैं ओए आंखें खोल। अच्छा वो भगवत गीता के एपिसोड्स तो सारे शूट हो गए, 3 एपिसोड्स थे। हम लोगों ने 6 दिन में 3 एपिसोड्स खत्म कर दिए। अच्छा जी। क्योंकि मुझे ही बोलना था शुरू से अच्छा। अंत तक। मैं ही बोला जा रहा हूँ, मैं ही Right. बोला जा रहा हूँ, सब संस्कृत हिंदी। ये सामने बैठ के सुन रहा है। तो एक दिन सब ये खत्म हो गया, तीनों एपिसोड। तो मुझे कहता है यार कृषि, यार मैं ठीक कर रहा हूँ ना मैं अर्जुन का पार्ट, मतलब इसमें भगवत गीता के एपिसोड में। मैं कहा देख यार फिरोज, यू आर सपोज टू बी कंफ्यूज, तू कंफ्यूज लग रहा है। वाह क्या बात है, कितने मजेदार किस्से हैं। आई एम श्योर लोगों को बड़ा मजा आएगा सुन के। सर लेकिन जब ये महाभारत इतना विराट हिट हो गया तो उसके बाद में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए? शोज मिलने लगे बहुत। अच्छा जी। शोज मिलने लगे। पैसे ज्यादा मिलने लगे एक्चुअली। पैसे भी ज्यादा मिलने लगे और लोग इतना पहचानने लगे। जी जी। तो शोज में क्या करते थे पेंडल साहब फिर? एक एक डायलॉग और बस आशीर्वाद देना और क्या। नहीं ये तो दोहे भी गाता था। महाभारत के ना जोक्स बहुत बने। अच्छा जी। जैसे मैं सुनाता हूँ, हाँ। 2 पंजाबी लेडीज आपस में बात कर रही थी कि तुम महाभारत वेखनी है? कहता हाँ जी। कहते पांडव किन्ने भरा सी? कहते 5। कहते ना 10। कहते एक दा भीम सीगा, एक भीम तो वड्डा सीगा, एक उस तो छोटा सीगा ते एक उस तो छोटा सीगा ते पंजवें दा नाम मैं भूल गई हां। सोचो अभी तो उन्होंने पांडवों के नाम पूछे, अगर कौरवों के पूछ ले तो क्या? अच्छा वैसे तो सर महाभारत में जो हमने पढ़ा है, जो देखा है कि पांडवों और कौरवों का 36 का आंकड़ा था, लेकिन जब आपकी ब्रेक होती थी, आप तो किरदार निभा रहे थे, तो आप ये मान के चलते थे कि उनके खेमे में नहीं बैठना है, अपने इधर बैठना है? ऐसे नहीं, होता था सबकी पहले? नजर खाने की टेबल पे होती थी एक्चुअली। अच्छा जी। और महाभारत में एक और चीज बहुत मशहूर थी, जूते पहन के बाहर का आदमी सेट पे आ जाए अच्छा। तो 100 रुपया फाइन होता था एक आदमी को। अच्छा जी। तो हम लोग ढूंढते थे बाजू में कौन शूटिंग कर रहा है और उसको जाके बोलते थे ए पुनीत को जानता है? बोला हाँ मेरा फ्रेंड है। बोला आजा तुझे बुलाया है उसने। तो वो अंदर आता था, बोले किसने बुलाया? बोले पुनीत ने। बोले पुनीत को 100 रुपया फाइन। अच्छा गोपी सर, आपने और पुनीत सर ने 2 नेगेटिव किरदार थे, शकुनी मामा और दुर्योधन। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप पांडवों के साथ वैसे ही पर्सनल लाइफ में कहीं घूम फिर रहे हो और लोगों ने उनको बड़ी इज्जत दी और आपके साथ भेदभाव हुआ? मेरे साथ मैं हैं? आपको एक कमाल किस्सा सुनाता हाँ हूँ। इसका भी हुआ। हम शूटिंग कर रहे थे इन जयपुर, जो अच्छा। क्लाइमैक्स ओके, सीक्वेंस युद्ध का आज सीक्वेंस। युद्ध का, तो वहां के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। अच्छा जी। तो उन्होंने पूरी टीम को डिनर पे आमंत्रित किया अच्छा कि जी। आप आइए जी, खाना हमारे भोजन करिए। तो पूरी टीम हम पहुंच गए। अब मेरे पे तो एक टैग लगा हुआ था कि दुष्ट दुर्योधन। हाँ। अब ऐसा बैठे हुए तो मैं बैठा, साथ में उधर शायद रूपा गांगुली यहाँ बैठी हुई थी, चोपड़ा साहब वहां थे,
सामने नितेश और अर्जुन वहां बैठे हुए थे। अच्छा जी। तो जो लंबा टेबल था, तो घर के पीछे है ना, वहां पे सारी औरतें खड़ी थी। वहां से वो लेडीज में खुसुर पुसुर हुई, एक आई और उसने रूपा के कान में कुछ कहा कि आपको वहां बुला रहे हैं। अच्छा। तो रूपा उठ के चली गई। वो गई, जैसे पहुंची तो बाद में थोड़ी देर बाद रूपा वहां से आई और मुस्कुराती हुई आई। मेरे को समझ में नहीं आया, बाद में पता चला, उसको बोला कि तुम उसके उस दुष्ट के पास कैसे बैठ रही हो? तो हटो वहां से, जाओ जाकर अर्जुन और अपना कृष्ण के पास बैठो। अच्छा, इसके बाद जो खाना परोसना शुरू किया, तो क्या वहाँ के उनकी घर की परंपरा ये थी कि जो खाना परोसेंगी तो घर की लेडी जो थी वही सबको खाना परोसेंगी। वो चांदी की थाली में सब में खाना सबके लिए था, तो सबको डाला। जैसे मेरी बारी आए, औरतें मुझे बाईपास करके जाए, दूसरों को दे तो मुझे तो खाना ना दे, और मुझे जो घर के जो महाराज थे वो आके खाना दे, वो आके मुझे दे। तो जो उनकी जो दादी अम्मा थी वो जैसे आई, वो आई तो जैसे मुझे क्रॉस करके जाने लगी, बोला माता जी दीजिए ना मुझे। बोलती है दुष्ट। बोलते इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। अरे कृष्ण भगवान को बांधने की बात कर रहा है। अरे 5 गाँव तो मांगे थे, दे देता 5 गाँव। तो ये था। पर एक्चुअली लोग सच मानने लगते थे ये चीजें। अब मेरे को उन दिनों में क्या होता था, कपिल जी के बहुत से फैन मेल आते थे जी। आजकल जैसे SMS है या इंटरनेट है या उस मीडिया नहीं था, तो हमारे फैंस आते थे ढेर सारे, रोज डाकिया हम लोगों के फैन में लेके। एक फैन ने तो कमाल कर दी, उसने लिखा हुआ पोस्ट कार्ड आया था, अबे शकुनी मामा। अबे तू अपने आप को क्या समझता है? हाँ? तू बड़ा दुष्ट है। तुमने अपने भतीजे को हमेशा उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया, पांडवों के साथ हमेशा अन्याय किया, तुमने कृष्ण भगवान की कभी नहीं मानी, यहाँ तक कि तुमने द्रौपदी चीरहरण करवा दिया, युद्ध करवाया, और अब तूने युद्ध करवा दिया। अबे शकुनी, अगले हफ्ते अगर युद्ध बंद नहीं हुआ तो हम तेरी दूसरी टांग तोड़ देंगे। इतने जज्बाती हो जाते हैं। मेरा एक जुए का एपिसोड जब खत्म होता है जी। मैं सब कुछ हार गया, तो मैं अपने बेटे को दोपहर को एपिसोड के बाद में ट्यूशन से लेने गया जू से। तो जू से वापस आ रहा था, 7 बंगला के क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी थी। अचानक एक गाड़ी भरी हुई आई बाजू में और मुझे देखी और बोलते, ओ युधिष्ठिर, जुए में सब कुछ हार गया, गाड़ी क्या द्रौपदी की लेके घूम रहा है? कपिल, They used to get so involved. आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी। मैं महाभारत की शूटिंग चल रही है, सडनली मैं रास्ते पे जा रहा हूँ कहीं पे, एक पुलिस की गाड़ी आती है और मुझे ऐसे करती है, पता नहीं कि मैंने शायद सिग्नल तोड़ा, क्या किया, डिड आई जंप अ सिग्नल, नथिंग। पता सर आपके नाम का वारंट निकला है, आप पुलिस स्टेशन आइए, इट्स अ नॉन अवेलेबल वारंट। यार ये क्या हो गया? हम गए पुलिस स्टेशन, तो पुनीत सर, गूफी पेंटल, पंकज धीर जो करण बने थे, और चोपड़ा साहब, राही मासूम साहब के ऊपर बनारस से किसी ने केस कर दिया कि आपने जो वस्त्र हरण किया द्रौपदी का, उससे हमारे सम्मान को और हमारे दिल को ठेस पहुंची है, तो यू शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। हम पे एक्चुअली किसी ने केस किया, आयोग तक चला गया। अच्छा केस कर दिया, और वहां पे जज ने वारंट भी इशू कर दिया, एंड इट इज अ नॉन अवेलेबल वारंट। फिर हम गए, यार मेरा अगर पकड़ना है तो देखिए वेद व्यास को पकड़ो जिसने लिखी है। अच्छा खैर, उसके बाद तो चोपड़ा साहब ने खैर अपने वकील किया, और जाकर उन्होंने शायद बात रफा दफा कर दी। यू वोंट बिलीव अर्चना, अबाउट 2-3 years बैक, 2-3 साल पहले, हम भूल भाल गए सर, 30 साल के बाद ऑलमोस्ट, फिर सडनली देखा तो मेरे घर पे फिर वारंट आ गया। Really? वो केस अब खुला 28 साल बाद। Oh my God! अच्छा, ना चोपड़ा साहब हैं, ना रवि जी हैं, ना राही साहब हैं, ना पंडित नरेंद्र शर्मा हैं, तो मेरे पे, गूफी पे और पंकज धीर पे केस। हम एक दूसरे को फोन करें, क्या करना है भाई? क्या यू वोंट बिलीव, वी हैड टू हायर अ लॉयर कि भैया जाओ हमको रिप्रेजेंट करो। बनारस गए, पकड़ के गए, मैं तो बोला भैया मुझे जेल में डाल दो यार, इसी बहाने और पब्लिसिटी मिल जाएगी। मैं तो पैसे नहीं देता। सर बनारस गए, उस बंदे ने क्या, पता है आपसे फोटो खिंचा रही थी हमको बस। Can you imagine? Really? पर लोग हाँ अक्सर ऐसी हरकतें कर लेते हैं। एक और बड़ा किस्सा कमाल का है। वी वर कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली, फ्लाइट पकड़ने के पहले हम लोग खड़े थे, तो सारे जने अटैक कर रहे थे जितने महारथी थे। मैं इसमें बताना चाहता हूँ
कि क्या था जी कि जितने हमारे जो कलाकार थे सब भारी आवाज वाले थे, मतलब सुरेंद्र पाल, हाँ, मुकेश खन्ना, हाँ, फिर वो दूसरा जो शांतनु बना था, हाँ, फिर ये वीरेंद्र राजदान, ये सब आवाज की दुनिया के दोस्तों वाले थे। तो जी। मेरा क्या था कि आई हैड अ हस्की वॉइस, तो दे टू कंसीडर मी एज यार इसकी तो आवाज अच्छी नहीं है, हमारी सब बोलते थे range किसी और से वाली डब आवाज कराओ। है। अच्छा, अब हुआ क्या कि हम दिल्ली शो से आ रहे हैं वापस, जी तो एयरपोर्ट पे सब बैठे हुए हैं, सडनली वी सी 2-3 ब्यूटीफुल फीमेल लेडीज आ रही हैं। सडनली औरतें चल के सीधा मेरे पास आती हैं, मिस्टर एसर, हाँ। वी लाइक टू टेल यू समथिंग, हाँ। व्हाट अ सेक्सी वॉइस यू हैव। मैं भैया ये भला बोलती ये आ आपका गई। जो हस्क है आपकी आवाज में, हम उसके कायल हैं, फैंटास्टिक। मैंने फिर इनकी सब की तरफ देखा, बोला भैया अब तो कहते ना, यू नो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। yeah, एक true. शूटिंग God का has been किस्सा kind. मुझे याद आ रहा है, किसका? शूटिंग पे। अच्छा तो जैसे ही दुर्योधन के 99 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके, हाँ तो उसके बाद हम पांचों पांडव गांधारी के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने कि भाई एक ही दुर्योधन पुत्र, के 99 पुत्र, उसके भाई भाई, भाई भाई। भाई उसके भाई, हाँ, भाई। गलती होती है यार। तो गांधारी से आशीर्वाद लेने जाते हैं कि एक ही आपका पुत्र बचा है, तो अगर आप उसे समझा सके तो छोटा सा टेंट था फिल्म सिटी के अंदर 2 नंबर पे, और उसमें जगह कम थी और ट्रॉली लगी हुई थी, तो हम लोग बार बार जाते थे, और सबसे पहले मैं बड़े वाला जाके जैसे आशीर्वाद देता था, प्रणाम माता श्री, वो कहती थी आयुष्मान पाओ। उसके बाद आता था प्रवीण कुमार जी, और वो लंबे चौड़े 6 फुट 7.5 इंच, वो बैठते थे, प्रणाम माता श्री, आयुष्मान, वन मोर, क्योंकि वो कट हो जाता था, क्योंकि वो फ्रेम में आते नहीं थे। अच्छा, 23 रिटेक हो गए, ओह, 23 रिटेक, और 24वीं बार आया, रवि चोपड़ा जी को बोलता है, रवि जी ए जदों भी आओ कहती है आयुष्मान पाओ, ए आशीर्वाद बट रही है, गुलूकंद बट रही है। वाकई यार, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करो और सब अलग अलग प्रदेश से अलग अलग भाषाओं जी। को जानने वाले लोग, पर वाकई बड़ा मजा आता होगा आप लोगों को। खाने का एक बहुत अच्छा किस्सा है। जी पुनीत जी जो है, जैसे ब्रेक होता था तो सबसे पहले खाने की टेबल की तरफ भागते थे, और सब लोग वेट करते थे, गड़ 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 करके इनकी प्लेट पूरी भर गई, बाकियों के लिए कम बचता था। तो एक दिन शॉट हो रहा था इनका और पंकज का, हाँ। तो उनको लगा कि यार, और विदुर आया हुआ था, विदुर का लंच के बाद था, तो विदुर जो है वो खाने की टेबल के पास खड़ा हो गया कि यार इससे पहले ये आएगा पुनीत, मैं खाना डाल लूंगा। तो उसने जब तक ये पहुंचा वहां हटो, उसने भर के खूब सारा जो चिकन मटन था वो खूब भर लिया। तो ये आया तो इसको मिला नहीं, तो इसने पंकज को बोला, पंकज, विदुर, तो विदुर था कश्मीरी, उन दिनों कश्मीर में डिस्टरबेंस चल रही थी, तो पंकज ने क्या किया, विदुर को बाजू में बैठाया, और कश्मीर का क्या हाल है। उसने कहा यार ऐसा है, बड़ी प्रॉब्लम। अब उसने टेबल, वो जो प्लेट थी ना, वो ऐसे रख ली। अब इसने क्या किया, एक बोटी उठाता था और एक बैंगन रख देता था वहाँ पे। एक बोटी उठाता था, बैंगन रख देता था। अब वो इतना इमोशनल हो गया विदुर, रोने को हो गया कश्मीर का बात सुन के। तो थोड़ी देर बाद पंकज ने बोला, यार तू इतना इमोशनल हो, खाना तो खा ले। वो खाना देखा तो सारे बैंगन, मटन की जगह सारे बैंगन की प्लेट। ये डेली की कहानी होती थी कुछ ना। सोचो, इतने बड़े बड़े योद्धा, बच्चों वाले काम हो रहे हैं। अच्छा सर, आप सबसे एक सवाल है कि जैसे बहुत बड़े बड़े सीन जब शूट करते थे, युद्ध का सीक्वेंस शूट होता था, तो इंसानों को तो लाउड स्पीकर पे बोल सकते हो आप कि आगे बढ़ो, युद्ध करो, वापस आओ, रुक जाओ। तो जो हाथी घोड़े होते थे उनको कैसे कंट्रोल करते थे आप? वो घोड़े जो थे वो पप्पू वर्मा जी के थे, अच्छा, वो उनको पता होता है पैकअप कब होना है और शुरू कब होना है और एक्शन कब होना है। अच्छा, आपको 6 बजे के बाद वो घोड़ा ऐसे करने लगता था कि मेरे को शूटिंग नहीं करनी है। वो घोड़ों का तो ऐसा होता था कि रो में लगे होते थे और बड़े सुस्त एकदम। हाँ, स्टार्ट कैमरा, ओह, एक्शन। वाह, फिल्मी घोड़े। हाँ, फिल्मी। हाँ, नीतीश सर, आपने तो रथ भी चलाया था, सारथी बने थे आप, बिल्कुल। तो आपको चलाना आता था उससे पहले? आपने कभी चलाया था घोड़ा? देखिए, मैं हूँ वेटरनरी सर्जन। इसीलिए तो लिया था कृष्ण जी के रोल में कि घोड़े संभाल सके ये। तो मैं हूँ वेटरनरी सर्जन। मैं बॉम्बे और पूना के रेस कोर्स में काम करता था अच्छा जी, एज एन असिस्टेंट वेटरनेरियन। वाह तो हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, उसकी आदतें होती हैं। जी, तो रथ चलाना इसीलिए आसान था क्योंकि घोड़े बड़े प्रेडिक्टेबल प्राणी होते हैं। अच्छा जी, हाँ, वो स्वभाव मनुष्य की तरह बदलते नहीं है। अच्छा, वाह, हाँ जी, बहुत है ना? अच्छी बात बोली है। बदलते नहीं है।
वैसे एक किस्सा पुनीत जी का बहुत अच्छा, अगर आप वो अपने मुंह से सुना दे तो। क्या क्या पुनीत जी? क्या था कि यू नो दोस डेज वी जस्ट स्टार्टेड एंड सडनली लोग हमको पहचानने लग गए थे, हमें शोज मिलना शुरू हो गया था जी। तो हम जयपुर में शूटिंग कर रहे थे, तो दिल्ली से एक बंदा आया, आपको मैं स्पेशली लेके जाना चाहता हूँ, और वो आपको अच्छे पैसे भी दे रहा था हमको। अच्छा जी। तब हम रवि जी को कैसे बहुत ही हम चाहते थे, हम पटा लेते थे उनको कि रवि जी हमको जाना है। अच्छा, कुछ कलाकार थे जिनको बेचारों को शोज नहीं मिलते थे, तो वो जाके रवि जी को, रवि जी क्यों छोड़ते हैं आप इनको, मत छोड़ा करो सर, इससे डिसिप्लिन खराब होता है। अब हुआ क्या कि वो बंदा आया, मैं उसका कहा हाँ भाई क्या कितने पैसे दोगे शो के, उसने जितने हमने मांगे उससे कुछ 4-5 गुना ज्यादा उसने एग्री कर लिया। अच्छा। तो मैं बोला कौन कौन चाहिए, बोलता आपके 5-6 कलाकार आप कर दो। तो मैं, मुकेश खन्ना, रूपा गांगुली, अर्जुन, शकुनी, गजेंद्र चौहान और पंकज धीर, तो 8-10 आदमी को मैंने इनके बिहाफ पे सबके पैसों की बात कर ली। अच्छा। उसने जी हमको कुछ बड़ा साइनिंग अमाउंट भी दे दिया। अच्छा। और उसके बाद देखो जी, सैटरडे को शो है और सैटरडे को शूटिंग है, हम्म। फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली 5 घंटे का सफर है। उसने सर आपको यहाँ से 2 बजे निकलना पड़ेगा या आपको 1 बजे निकलना पड़ेगा। डोंट वरी, रवि जी को मैं पटा लूंगा, रवि जी तो मेरे खास खास है। अब ये बात हो गई, दैट न्यूज वेंट टू रवि जी अच्छा। कि ये कुछ 8-10 कलाकार जो हैं ये शो पे जाने के लिए, और उन्होंने पैसे ले लिए। तो रवि जी ही गॉट वेरी एंग्री। तो रवि जी इनको आने दो, लेट दिस दुर्योधन कम टू मी टू टेक परमिशन, आई विल बडी सेट हिम राइट। अब हम सुबह सब 9 बजे, सर 8 बजे विथ मेकअप रेडी, सारे डायलॉग रेडी कि हमको क्या परफॉर्म करना, के हमको जल्दी छोड़ो। तो अब ये गया, फिर पंकज जी गया कि बॉसी आज हमको प्लीज छोड़ दो। शट अप, कोई आना नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझते हो तुम, मेरा डेकोरम खराब हो रहा है, डिसिप्लिन खराब हो रहा है यहाँ पे। अब ये हो गया, अब क्या हुआ जी, करते करते 11:30, 12, 12:30 बज गए। अब हमको टेंशन के पैसे जो वापस करने पड़ जाएंगे। अब वो टेंशन हो गई। तो पंकज जी रहा है मेरे पास, आई हैव टू टेल यू दिस, यू नो रवि जी ग्रेट मैन इज। तो मैं पंकज जी रहा था मेरे पास, पुनीटोस यार बड़ी यार, रवि जी ना ही इज लॉस्ट इट मैन। मतलब क्या हुआ, अरे यार एग्री नहीं कर रहे यार। मतलब बट तेरे को किसने बोला रवि जी के पास जाने के लिए, अरे मैं जाता तरीके से पटा लेता। नो व्हाट हैपेंड दैट टाइम, रवि सर वाज टेकिंग अ शॉट, करते करते वो ऐसे आ रहे हैं, नो माय बैक, और रवि जी चलते चलते पीछे आ गए। तो ही कुड लिसन कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और यहाँ से पंकज जी का वो बोल नहीं रहा कि मैं क्या हो गया तेरे को। मतलब अगर मैं होता, मैं रवि जी का असिस्टेंट नहीं रखता अपना। मेरी हिम्मत देखो, अब गुस्से में आदमी बेसिकली लालच है, दिल्ली जाना है। तो पंकज जी, अबे पुप्पो क्या कर रहा है, उतने इडियट, रवि सर की आवाज है इडियट। अब आई एम लाइक दिस, मैं टर्न किया, रवि जी क्या बोला तूने, सर मैं तो सीधा जमीन मारो, सर मुझे मारो। मैं जमीन बैठ गया जी। मैं बोला सर मैं अज्ञानी, मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ, मैं उल्लू हूँ, मैं पाजी हूँ। आई टुक ऑफ माय शू, सर ये जूता लीजिए, सर मेरे सर पे मारिए सर। रवि जी स्टार्टेड लाफिंग, रवि जी हंस दिए। ओ पहले बोला रवि जी प्लीज छोड़ दो, बहुत पैसे मिल रहे, हमने देखे नहीं है, प्लीज जाओ। He left us. और रवि जी ने छोड़ दिया सबको, और सबको छोड़ा सर। क्या बात है। बट रवीना वाज अ सॉफ्टी, है ना, अंदर से बहुत सॉफ्टी, सुपर पर्सन, सुपर। ऊपर गॉड से ब्लेस हिज सोल, गॉड ब्लेस हिज सोल। एक Very किस्सा soft मैं heart. सुनाऊंगा। जी जी। दिल्ली में शो था इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में, अच्छा। और महाभारत के बहुत आर्टिस्ट और बहुत वीआईपी रेंज के लोग मंच पे थे वहां पे। तो सबको एक एक कैरेक्टर को बुलाया जा रहा था कि भाई युधिष्ठिर आएंगे, अर्जुन आएंगे। तो मुकेश खन्ना जी को बुलाया गया। तो मुकेश अच्छा। खन्ना जी ने जाके भीष्म प्रतिज्ञा बोली, अच्छा। जो वो बोलते हैं हमेशा। तो भीम जी मेरे बाजू में बैठे थे। मैंने भीम जी को बोला, मैंने कहा पाजी मुकेश खन्ना ने आज भीष्म प्रतिज्ञा बोली है, 2 ही प्रतिज्ञा है, एक भीम प्रतिज्ञा है, एक भीष्म प्रतिज्ञा है, उसी भीम प्रतिज्ञा बोलो। कहते आ ठीक है, आज मैं मुकेश खन्ना नु दसों एक्टिंग की होंदी है। अब उनकी बारी आई, अब पांडुपुत्र भीम आपके सामने आएंगे। और वो उठे वहां से मेरे बाजू से, और चलते 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 मंच पे आ गए। वो मंच पे वीआईपी बैठे हैं, और माइक लगा हुआ था, स्टैंड वाला माइक होता ना। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं पांडुपुत्र भीम प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक रणभूमि में
दुशासन की छाती का लव नहीं पी लूंगा। अब उनको हाथ उठाने हैं। उन्होंने माइक लिया, अपने पूर्वजों को और माइक किससे गया यार? जो माइक में नहीं बोलना था वो बाहर बोल दिया। जो पब्लिक ने शोर मचाया है, बाप रे। One of the fantastic moments in that. इनोसेंस और वो ऑनेस्टी एक्चुअली। Yes, हमारे यहाँ सबसे बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर जो थी वो परवीन कुमार जी की। ओह अमेजिंग। टिपिकल पंजाबी। वो और विधुर अगर दोनों बैठ के बात करें, एक एनएसडी ग्रेजुएट और एक हमारे प्रवीण जी, वो उसको कह रहे हैं, कहते विधुर तू लेट बहुत आंदा है यार। कहता नहीं पाजी मैनू ना, आई एम ए ट्रेन्ड एक्टर। कहता सही कह रहा है, तू ट्रेन्ड एक्टर है क्योंकि तू ही ट्रेन तो आंदा जाता है। बहुत बढ़िया। सुपर। वी आर मिसिंग हिम हियर एक्चुअली। Actually. सुपर। हम लोगों को कभी गिफ्ट में उन दिनों में नए नए जब महाभारत रिलीज हुआ तो कलर टीवी आने लगे। हाँ। एक एक लड़के को हमको बुला बुला के मैन्युफैक्चरर्स टीवी सेट्स देने लगे हमारे मनपसंद का। वाह। तो एक एक के घर में 5-5 हो गए थे। ओह। लेकिन जिनको नहीं मिलते थे वो बेचारे टकराते थे सिर अपना। विदुर बेचारा। ऊपर हम लोग प्लेन में वापस आ रहे हैं, वो बूथ होता है ना, लगेज बूथ, उसके ऊपर टकरे मारे। वो बोलते हैं मैं ते एनएसडी ट्रेंड है। मैं की कीता एनएसडी। टीवी नहीं मिला। प्रवीण जी का एक छोटा सा किस्सा लास्ट। हाँ सर प्लीज, जितने मर्जी सुनाओ, मजा आ रहा है। Fantastic. मैं और अर्जुन वो खार में रहते थे, ये रहता है बांद्रा, मैं अंधेरी में रहता है। हाँ। तो हमने कहा पाजी साथ ही चलेंगे। अब उसके घर पे बैठे हुए वो वेट कर रहा है। तो मैं कहा पाजी चलिए। कहता नहीं यार वो गणेश नहा रहा है, उनका बॉय। अच्छा। मतलब मालिक तैयार होके बैठा है और बॉय नहा रहा है। ओए गणेश, ओ गणेश, ओ गणेश निकल यार, देर हो रही है, गणेश निकल यार। वो अपने आराम से नहा लो के तैयार होके निकला। ओ मैं तेनू कदों दी आवाज दे रहा गणेश गणेश, तू सुनदा नहीं है? कहता पाजी वो टैप चल रही थी, नल खुला हुआ था, आवाज नहीं आई। अगली बार नहाने जाएगा तो कान बाहर छोड़ के जा। अर्जुन सर, महाभारत के टाइम अज्ञातवास के समय जब अर्जुन ब्रह्मला के रूप में रहते हैं, तो उस समय आपने क्लासिकल डांस सिखाया था राजकुमारी को। तो सर वो किरदार करते हुए वो आप नॉर्मल हो गए थे उसके बाद? क्योंकि वो मैं अपना किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ब्रह्मला प्ले किया था, तो मैंने उसमें माई ब्रह्मला का रोल किया था। तो 6 महीने हमारे कॉलेज में रिहर्सल करवाते रहे, तो मैं घाघरा पहन के घूमता था। वो जब प्ले खत्म हो गया, हमारा फर्स्ट भी आ गया, उसके बाद मेरी चाल वैसी हो गई। इनकी अभी भी वैसी है, हैं? इनकी अभी भी वैसी है। चला के देखो। ये देखिए, पहली बात तो महाभारत का जब ये सीक्वेंस शुरू हुआ रोने वाला था ब्रह्मला का, मुझे नहीं मालूम था। रवि जी एक दिन बोले कि तेरा चल तू तैयार हो जा, तेरा ब्रह्मला का सीक्वेंस आ रहा है। मैंने कहा व्हाट इज ब्रह्मला? बोला है तेरे को मालूम है? मैं नो आई डोंट नो। बोला वो तेरे को ना वो बनना है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, 6 फुट 2 इंच का आदमी, ये क्या करूंगा, और तेरे को डांस भी करना है। मैं कहा पाजी मैं तो डांस नहीं करूंगा, डांस आता नहीं है, मैं गा लूंगा लेकिन डांस नहीं करूंगा। तो बोले तू हिस्ट्री चेंज करेगा का के? तो मैंने कहा कि तो उतने में देखा कि गोपी कृष्ण जी आ रहे थे। हाय हाय। तो वो जब आए तो उनको मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, एंड ही केम एंड ही वाज वेरी नाइस एंड ही सेड कि सुना है तू ब्रह्मला करने वाला है, तो एक काम कर, कल से तू मेरे यहाँ आ जा। नाटेश्वर मंदिर उनका घर था। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो साहब हम गए वहाँ, और गोपी जी ने जिस तरह से वो चीजें इंड्यूस की, और मैं उनको बड़ा ऑब्जर्व करने लगा था। तो मैंने कहा जब 6वां या 7वां दिन था, तो उन्होंने मुझे सारे तोड़े और मुद्राएं वो सब सिखा दिए, और फिर वो एक नेचुरल चीज जो थोड़ी सी आ गई थी उसमें। तो मैंने बोला ये कैरेक्टर है जिनको मैं कॉपी करूंगा। तो मैं रवि जी को शाम को फोन किया, मैंने रवि जी आई वांट टू कम एंड टॉक टू यू। तो रवि जी को मैं रवि जी आई गॉट ब्रह्मला। बोले क्या करेगा तू? मैंने कहा आई विल कॉपी गोपी जी। बोला यार दिस इज व्हाट आई वांटेड, तू कर। वाह। और ये जब करने के बाद जब पहला दिन का शॉट था, तो ये सारे लोग वहीं थे। But Arjun played so well, Brunella. He played so well, really. Very good. Thank you. No match. ये तो हम सब जानते हैं कि महाभारत का निर्माण जो है वो हमारे देश के महान फिल्म निर्माता श्री B.R. चोपड़ा जी ने किया था।
सो आज उनकी पुत्रवधू और महाभारत के डायरेक्टर मिस्टर रवि चोपड़ा जी की पत्नी रेनू चोपड़ा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं और अब वक्त है उन्हें यहाँ पे मंच पे इनवाइट करने का। सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिसिज रेनू चोपड़ा जी का। श्री महाभारत कथा नमस्कार। रेनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। नहीं, एंड मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मैं अपनी महान फैमिली को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वाह क्या बात है। थैंक यू। और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज सब आप हमारे शो पे मौजूद हैं। 4 चांद लग गए। आज से पहले इतना खर्चा भी चैनल ने कभी नहीं किया। ये झूमर वूमर आज आप ही के स्वागत में लगाए गए हैं। प्लीज रेनू जी विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। रेनू जी सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली ने हमारे देश को, हमारे ऑडियंस को जो है इतना बेशकीमती उपहार दिया महाभारत के रूम में। उसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। पर मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा हमने जो कमाया महाभारत से है वो है ये परिवार। वाह। और हम लोगों के 2 साल ऐसे थे कि जैसे एक घर था, एक खाना, एक पीना। खाना बहुत जरूरी था। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा कि आई एम गेटिंग मैरिड इनटू दिस फिल्म फैमिली। जी। पता चला कि फिल्म मेकिंग तो उनकी हॉबी है, खाना तो प्रोफेशन है। अच्छा ये बातें पता नहीं बीच में अभी प्रेम सागर जी आए थे, रामानंद सागर साहब के सुपुत्र। तो बी.आर. चोपड़ा साहब और वो भाई थे। हाँ, तो उस समय मेरे को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने भी यही बात बोली। बोलते यार कभी घर आना, पराठे वराठे खाएंगे। मतलब उन्होंने कोई दूसरी बात ऐसी बोली नहीं कि ये कुछ करेंगे यार। पर हाँ खाना पीना तो फिर क्या करें अभी पंजाब रवि साहब जब खाने को ऑफर करते थे और आप नहीं खाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ते थे। अच्छा। हमारा किचन साथ में चलता था, कुक्स होते, शेफ्स होते। या और वो बकायदा जो रवि साहब ने बोला, अच्छा लड़कों आज क्या मुगलाई खाना है, आज चाइनीज खाना है, आज इटालियन, एवरीथिंग वाज ऑन द सेट। ऑल मेड ऑन सेट। मैम घर पे भी तो सुना है वर्कशॉप्स लगती थी बिल्कुल जो संडे के संडे वर्कशॉप होती थी, ये सारे आते थे। फिर खाना होता था, खाने के टाइम पे पुनीत से सब डर जाते थे। वो सीधा किचन में पहुंच जाता था। 40 रोटियां बेल बेल के मेरा कुक थक जाता था। कहता जी उनको मत अंदर लीजिए। और भाभी वो दैट डिनर यूज्ड टू बी विद फैमिलीज। Yes, always. And actually once I remember मैं आई फिल्म सिटी, तो शूटिंग फिल्म सिटी में ही अक्सर ज्यादा होती थी। तो जब मैं आई मुझे पता नहीं था कौन सी स्टेज पे है। तो ड्राइवर ने पूछा कि मैडम कौन से स्टेज पे ले चलूं। आई सेड जहां तंदूर लगा है बाहर वही हमारा स्टेज है। तो मैम आप महाभारत जब शूट हो रहा था तो आप कौन सा डिपार्टमेंट संभालती थी, उसमें कैसे जुड़ी हुई थी? खाने के अलावा रवि चोपड़ा। नहीं, और बहुत जरूरी था, मींस स्क्रिप्ट पे ये लोग बहुत ध्यान देते थे। ओके। एंड मुझे लगता है कि महाभारत का सबसे बड़ा हीरो उसका स्क्रिप्ट है। वाह। ट्रू। ये बॉस की महाभारत- बॉस की। या एंड महाभारत बन नहीं सकती थी बिकॉज वो, मुझे लगता है आज कोई बनाना चाहे तो जैसे इन्होंने बोला देयर वाज अ डिवाइन हैंड, बिकॉज वो बन गई। इतने बड़े बड़े महायोद्धा जैसे चोपड़ा साहब, राही मासूम रजा, नरेंद्र शर्मा, ऐसे राइटर्स हमें नहीं मिल सकते। एक्चुअली And I think we owe it all to them. And everybody in the team, starting from the spot boy to the topmost man, worked together like one big family. मैम आजकल तो ग्राफिक्स बड़े आ गए हैं, मतलब वीएफएक्स आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उस समय जब इतनी बड़ी सेना दिखानी तो वो कैसे, आजकल तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उस समय कैसे दिखाते थे? मेरे दिमाग में आता था अभी जब मुझे समझ आया, मुझे लगता हो सकता है जो कौरव मर गए हो कपड़े चेंज करके पांडवों की सेना में, ऐसे तो नहीं करते थे कि जो कौरव चले गए वो पांडवों की सेना में आ जाओ? आपने जो कहा है बिल्कुल सही। हम लोग जयपुर पहुंचे, शूटिंग करनी थी जयपुर में, अच्छा जी। वॉर सीन्स, बिकॉज वहां पर टेलीग्राफिक पोल्स नहीं होते थे। तो अब ये सोचा कि इतना क्राउड है, हमें उस टाइम पे मिलते थे 6 लाख रुपए पर एपिसोड अच्छा फ्रॉम जी। गॉडरेज। अच्छा जी। एंड तब भी हमारा नुकसान होता था, 7.5 लाख में बनता था एपिसोड। तो आई रिमेम्बर रवि घर आते थे, पापा से कहते थे कि मैं कितनी भी कोशिश करूं 6 लाख में नहीं बन सकता। इसे तुम एक बात याद रखना, तुम दिल से बनाओ, ये तुम्हारा ATM होगा, एनी टाइम मनी वाह विल बी महाभारत। क्या बात है। एंड हम जयपुर जब पहुंचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, देयर वर नो एक्स्ट्रास टू बी पेड। वो जितने गांव वाले थे वो सब सैनिकों के कपड़े पहन के आ जाते थे रोज वॉर सीन्स करने, एंड रोज शूटिंग हो जाती थी। एक दिन वो चक्रव्यूह का सीन था जयपुर में जी। तो सुबह सुबह वो जो जूनियर आर्टिस्ट गांव से आते थे वो आए ही नहीं।
सब आर्टिस्ट तैयार होके बैठे, 11 बज के 12 बज के 1 बजे देखा कुछ आने शुरू हुए, तो रवि जी ने बहुत गुस्से में थे, बोले मेरा सारा प्लानिंग खराब कर दिया। उनका जो एजेंट था उसको बोला कहाँ से आ रहे हो? बोले सर जी महाभारत देख रहे थे, आज संडे है। महाभारत देख के आ रहे हैं। क्या बात है। मैं आपको एक बड़ा अजीब सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे कैमरामैन थे वाहब। वाहब वाज अ यंग मैन, बहुत ब्रिलियंट आदमी थे। तो उसकी बहन की शादी थी। कहते हैं हम लोग वेट कर रहे हैं, बारात नहीं आई। हाँ, 10 बजे आना था बारात ने, और हम वेट कर रहे हैं, कोई नहीं आई। ये लोग पहुंचे 2 बजे। तो इस वाले मौलवी ने उनसे पूछा, भाई मियाँ इतनी लेट, बारात तो आपकी 10 बजे आनी थी। कहते क्या करें, हम महाभारत देख रहे थे। ये प्यार था एक्चुअली बोलता महाभारत है के लिए। आप अगर देख रहे थे तो हमें भी बता दिया होता, हम भी देख लेते। वाह वाह, क्या बात है। इसी बात पे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब हम लोगों ने महाभारत बनाई तो हम लोग उसका स्क्रिप्ट लेके गए तो दूरदर्शन, तो गिल साहब थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि देखो बाकी तो सब ठीक है, पर आप कह रहे हैं आपके राइटर हैं डॉक्टर मासूम रजा, वो महाभारत कैसे लिखेंगे? सो डैड टोल्ड हिम कि महाभारत न हिंदू है न मुसलमान है, इट इज अ स्टोरी ऑफ एवरी फैमिली। ये जो डिस्प्यूट होती है फैमिली में, हर घर में महाभारत होनी चाहिए, रखनी चाहिए किताब, टू अंडरस्टैंड कि क्या नहीं करना चाहिए। रामायण आपको बताता है क्या करना चाहिए। एंड ही सेड अगर राही साहब नहीं होंगे तो आई विल वॉक आउट, आई विल नॉट मेक महाभारत, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ समय वाज राही साहब। एंड अगर समय नहीं होता तो कोई ये कहानी बांध नहीं सकता। वाह वाह, क्या बात है। आज भी मेरे पास बड़े चोपड़ा साहब के 2 पत्र हैं जो उन्होंने मुझे लिखकर लंदन भेजे थे। अच्छा। जब महाभारत का रीटेलीकास्ट हुआ मेट्रो चैनल के ऊपर जी, तब मैं यहाँ पर नहीं था, मैं लंदन में रहता था। तो उन्होंने एक दिन मुझे पत्र आया, बीआर फिल्म से पत्र आया, तो मैंने खोल के देखा, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब पहली बार महाभारत बन रही थी तो मुझे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन समझ में नहीं आया, क्योंकि देखने का पूरी तरह से समय ही नहीं मिला। वाकई आज रीटेलीकास्ट में देख रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। वाह। ये जो डायलॉग्स हैं राही साहब के, आज भी कानों में गूंजते हैं। मैं और भाभी कई बार ये बात कर चुके हैं कि पूरा 10-15 दिन बैठ के केवल एपिसोड्स को देखने की इच्छा मन में होती है, एक साथ। वो एक साथ देखने का समय ही नहीं मिल रहा है। पर आप देखिए कि लोगों के दिलों में कितना छाया हुआ है महाभारत। आज भी जब लॉकडाउन शुरू हुआ जी, तो लोगों ने गवर्नमेंट को लिखना शुरू कर दिया कि रामायण और महाभारत जो है वो दोबारा शुरू किए जाएं। उन्होंने किए भी, और वापस से उसकी बहुत बड़ी popularity। अच्छी रेटिंग आई उसकी। क्या बात है यार, वाह। बिल्कुल। पहले जो है महाभारत की वजह से लॉकडाउन होता था, अभी लॉकडाउन की वजह से महाभारत। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं सर, जी। आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ यादें ताजा की जाएं थोड़ी। वाह वाह, ये आपका फैंटास्टिक, वाह सर। अर्जुन सर वैसे लड़की भी होते तो बड़ी हॉट होते आप। तो मैं आपको नहीं छोड़ता फिर। नेक्स्ट। वाह, वाह, मजा आ जाता था ऐसे। जम्बूरी मैदान। इसके मास्टर शॉट लिए थे हमने जयपुर में। अभिमन्यु, ही इज इन लंदन नाउ। He is in London. क्या खूबसूरत कॉस्ट्यूम थे, वाह, मजा आ जाता था देख के। फैंटास्टिक। ये फर्स्ट टाइम So ऐसे डिजाइन nostalgic। किए गए थे कॉस्ट्यूम्स, बड़े ध्यान से। दिस इज रमा विज। रमा विज जी, रमा हाँ, विज yes, जो yes। नुक्कड़ में हाँ, जी। टीचर बनी थी ना। रमा। आप नुक्कड़ पे भी जाया करते थे। भैया हमारे लिए 16,108 नुक्कड़ अलाउड है। यार और भी हैं कुछ पिक्चर्स। ओ ये अर्चना जी, भैया। अर्चना जी, ये क्या हो रहा है? आपके साथ ये क्या हो रहा है? ये आपने 16,108 वाली बात सीरियसली तो नहीं ले ली? पीछे कौन है? ये पीछे कौन है? मैं वही तो देख रहा हूँ, ये कहाँ की पिक्चर है? दिस इज मी। न्यूजीलैंड में हम दिस इज न्यूजीलैंड की फोटो अपनी। Okay. दिस इज जून 1991। हम न्यूजीलैंड गए थे एक शो के लिए। बिल्कुल। अरे 20-25 साल हो गए यार। ये आप ही हैं, आपकी छोटी बहन है। मैं ना आप सबके आने से पहले भी कह रहा था, मैंने कहा अर्चना जी आज महाभारत की स्टार कास्ट आ रही है, तो मन में कोई गिला शिकवा नहीं रखना कि दुर्योधन जी आए, आपको
मना कर दिया था दुर्योधन के रोल के लिए, तो आपको मिल गया। तो पर कितना वो आपकी मोहब्बत प्यारी, पुरानी दोस्तियां, पर बड़ा मजा आया यार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। We would have preferred her.